नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का नायक IAS एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो कि साइंस सीरीज का आज तीसरा सेट पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल आपका क्या रहेगा? भाई पहला सवाल ये है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम घनत्व, कम वेग, कम दाब या फिर कम ताप है। तो साथियों, अगर बात करें कि अगर जब वायुमंडल में बादल आपको तैरते हुए दिखाई देते हैं, बादल तैरते हुए दिखाई देते हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कम ताप, यानी वहां कम ताप के कारण तैरता है, या फिर कम दाब के कारण तैरता है, या फिर कम वेग के कारण तैरता है, या फिर कम घनत्व के कारण तैरता है। तो साथियों, अगर बात करें कि अगर वायुमंडल जैसे जैसे बादल है, जैसे जैसे विशिष्ट ऊंचाई तक जाते हैं, वहां तक जाते जाते इसका घनत्व है उसके औसत घनत्व के बराबर हो जाता है। और जब औसत घनत्व के बराबर हो जाता है तब बादल ऊपर उठने की बजाय वायु के साथ चलना शुरू कर देते हैं और आपको वहां पर तैरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां तक विशिष्ट ऊंचाई के जाने के बाद में बादलों का अपेक्षित घनत्व है जो उसके घनत्व के बराबर हो जाता है। उसके कारण बादल है जो कि वायु के ऊपर उठने के बजाय वायु में तैरना शुरू कर देते हैं। इसके कारण बादलों का क्या है, आपको तैरते हुए नजर आते हैं। तो उसका क्या हो गया साथियों? उसका कम घनत्व के कारण तैरते हैं। किसके कम घनत्व के, किसके कम के कारण? जबकि बादल है जो वायुमंडल में उसके कम घनत्व के कारण तैरते हैं। ठीक है, तो उसका ऑप्शन है जो कि डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कि इकाइयों की समस्त व्यवस्था में, इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है? किस इकाई की मात्रा समान होती है साथियों? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, या फिर विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, या फिर दबाव, या फिर घनत्व है, या फिर घनत्व है। तो साथियों, इकाइयों की समस्त व्यवस्था में घनत्व की इकाई की मात्रा हमेशा क्या होती है? समान होती है। ठीक है, इकाइयों की समस्त व्यवस्था में जो कि घनत्व की इकाई की मात्रा हमेशा क्या होती है? समान होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, भाई अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ठीक है भाई, ऊर्जा संरक्षण आशय क्या है? ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, या फिर ऊर्जा का सर्जन हो सकता है पर विनाश नहीं हो सकता, या फिर ऊर्जा का सर्जन नहीं हो सकता या परंतु विनाश हो सकता है, या फिर ऊर्जा का न तो सर्जन किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता। तो आप कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? भाई ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ऊर्जा को न तो आप सर्जन कर सकते हो न ही उसको नष्ट कर सकते, क्यों केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हो। जैसे मोटर है, जनरेटर है, जो कि डायनामो है, या फिर मोमबत्ती है, या फिर आपके लाइट है, या फिर बल्ब है, इस किसी के माध्यम से आप एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हो। जैसे डायनामो को यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित, या फिर माइक्रोफोन को ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, या फिर लाउड स्पीकर से आप जो कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या फिर बल्ब से विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, या फिर LED है, या फिर ट्यूबलाइट जो कि विद्युत ऊर्जा को ओनली प्रकाश ऊर्जा में, मोमबत्ती से रासायनिक ऊर्जा को आप ऊष्मा जो कि प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण कर सकते हैं। तो साथ ही इस पे ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ऊर्जा का न तो सर्जन किया जा सकता, यानी या फिर न ही उसको नष्ट किया जा सकता। न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, न ही उसका नष्ट कर सकते, न तो सर्जन कर सकते हैं, न ही उसका विनाश कर सकते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? आपके ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो साथियों, अगर 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 की घात, इसमें साथ लिखने में थोड़ा ऐसा है जैसे 10 की घात -9, 10 की घात -6, या फिर 10 की घात -2, या फिर 10 की घात -3, इस प्रकार लिखा गया है। ठीक है, तो आप सभी समझ सकते हैं 10 की घात अगर -9 है तो ये क्या कहलाता है, या फिर 10 की घात -6 है तो क्या कहलाता है, या फिर 10 की घात -2 है तो क्या कहलाता है। तो साथियों, ये आपका हो गया 10 की घात -9 बोले तो 10 की घात -6 यानी माइक्रोमीटर, 10 की घात बोले तो सेंटीमीटर, और 10 की घात 3 बोले तो मिलीमीटर। ठीक है,
10 की घात 3 बोले तो मिलीमीटर। यहाँ पर आप समझ सकते हैं 10 की घात 9 मतलब नैनोमीटर, 10 की घात 6 बोले तो माइक्रोमीटर, 10 की घात 2 बोले तो सेंटीमीटर, 10 की घात 3 बोले तो मिलीमीटर। यहाँ पर आप आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 की घात मीटर होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात 9 मीटर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, भौतिक की अगर फील्ड थ्योरी है या फिर क्वांटम मैकेनिक्स है या फिर पार्टिकल फिजिक्स है या फिर परमाणविक भौतिकी में कौन सी ऐसी भौतिक शाखा है जिसमें अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। तो साथियों बात करें क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स में अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। किसमें, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। भाई नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण आपका क्या है, बल है या फिर दाब है या फिर ताप है या फिर घर्षण। तो याद रखिए साथियों, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण आपका क्या हो जाएगा, घर्षण हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यानी नैनोकरण द्वारा 120 डीबी तक कम ध्वनि सुनाई देती है। बोले तो नैनोकरण द्वारा 120 डेसिबल से कम ध्वनि तक या फिर उससे कम ध्वनि सुनाई देती है, बिल्कुल नहीं देती है। 120 तक ध्वनि नहीं सुनाई देती है। नैनोकरण द्वारा 60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है, बिल्कुल देती है। नैनोकरण द्वारा 60 डेसिबल से उससे कम की ध्वनि आराम से सुनाई देती है। तो आपके लिए लागू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा। नैनोकरण सिलिका के केवल एक नैनोकरण का बना हुआ होता है, यह भी गलत। नैनोकरण रजत यानी चांदी के केवल एक नैनोकरण का बना होता है, यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सत्य कौन सा हो जाएगा, नैनोकरण द्वारा 60 डेसिबल तक की ध्वनि आपको सुनाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, भाई एक कण जिसकी कम से कम विमा, ऐसे 107 नहीं है, यहाँ पर 10 की घात -7 मीटर है। ठीक है, तो एक कण जिसकी कम से कम विमा 10 की घात -7 मीटर से कम हो कहलाता है नैनो पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल या फिर मैक्रो पार्टिकल या फिर मिली पाइप जो कि पार्टिकल। तो साथियों इसमें जिसमें 10 की घात 7 मीटर से कम हो वह कहलाता है नैनो पार्टिकल। क्या कहलाता है, नैनो पार्टिकल कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, भाई अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, पदार्थ के संवेग। ठीक है, पदार्थ के संवेग और वेग में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के कौन सी भौतिक राशि है जो कि प्राप्त की जा सकती है, वेग है या फिर त्वरण या फिर बल या फिर द्रव्यमान। तो साथियों इन चारों में से द्रव्यमान ऐसी जो कि भौतिक राशि है जो पदार्थ के संवेग और वेग में द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, जो कि द्रव्यमान भौतिक राशि है जो कि प्राप्त की जा सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं होता है। ठीक है, अब अगर बात आती है क्यों कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा सत्य होता है, जबकि कई बार आता है कौन सा सुमेलित नहीं होता है। तो नहीं होता है जिसमें क्या होता है कि तीन किसी न किसी प्रकार से भिन्न होता है, लेकिन एक उससे अलग होता है। ठीक है, एक उससे क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो साथियों मेसान की खोज किसने की थी, मेसान की खोज किसने की थी, हिडेकी युकोवा ने। ठीक है, जबकि क्या है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, सीडी एंडरसन या फिर एफ एस ने।
अब अगर बात है सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत किसने दिया था? H.A. बेथे ने दिया था। ठीक है, तो बात आती है एनरिको फर्मी की। तो यहां पर आपका क्या है, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? एनरिको फर्मी ने। एनरिको फर्मी ने किसकी खोज की थी? नाभिकीय रिएक्टर की, न कि परायोरियम तत्व की। ठीक है, तो यहां पर आपका गलत कौन सा हो गया? यह आपका डी ऑप्शन है जो कि क्लियर हो गया। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो आप ऑप्शन कौन सा सही करोगे? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये आपका हो गया यहां तक। अब चलते आगे। भाई अगला क्वेश्चन आपका क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? भाई लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? माइक्रोन है, या फिर एंगस्ट्रॉम है, या फिर फर्मीमीटर, या फिर नैनोमीटर है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो 10 की घात -9 मीटर, या फिर माइक्रोन बोले तो 10 की घात -6 मीटर, और फर्मीमीटर बोले तो 10 की घात 15 मीटर, और एंगस्ट्रॉम बोले तो 10 की घात 10 मीटर। भाई एंगस्ट्रॉम बोले तो 10 की घात 10 मीटर -10 मीटर, फर्मीमीटर बोले तो 10 की घात जो कि 10 मीटर, और यहाँ पर माइक्रोन की बात करें तो 10 की घात 6 मीटर। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई आप सोच सकते हो किसको कहते हैं? न्यूनतम इकाई किसको कहोगे आप? फर्मीमीटर को। यह आपका हो जाएगा लंबाई की न्यूनतम इकाई आपकी हो जाएगी फर्मीमीटर हो जाएगी। ठीक है, यहां से आप अंदाज लगा सकते हो 10 है, -9 है, -6 है, -15 है। ठीक है, ये सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? फर्मीमीटर हो जाएगी। तो यहां से आप समझ सकते हो निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ठीक है, ये कौन सी एक सदिश राशि है? तो आप अंदाज लगा सकते हो। मैं आपको बता देता हूं एक बार। एक होती है सदिश, एक होती है सदिश, एक होती है अदिश राशि। अब इस सदिश और अदिश की पहचान कैसे कर पाओगे, या फिर आप याद कैसे करोगे? तो मैं बता देता हूं आपको। सदिश में कौन सी होती है? जिसमें प्रथम में वह आता हो। ठीक है, वह क्या कहलाती है? सदिश कहलाती है। अगर आप चाहो तो किसी दूसरे माध्यम से भी यादें कर सकते हो, लेकिन मैं मेरे अकॉर्डिंग बताता हूं कि जिसमें सबसे पहला अक्षर वह आता हो वह क्या कहलाती है? जो कि सदिश कहलाती है। आप चेक कर सकते हो, अब अगर आपको याद रहे तो ठीक है, वरना आप दूसरे तरीके के माध्यम से भी यादें कर सकते हो। जैसे क्या होता है साथियों? वेग है, त्वरण है, विस्थापन है, और आपका बल है। ये चार वेग है, त्वरण है, विस्थापन और बल है। ठीक है, ये सब क्या है? सदिश राशि है। जबकि क्या है? जबकि क्या है? अदिश में कौन कौन आते हैं? भाई अदिश में कौन आता है? ठीक है, अब अदिश में कौन आता है? अब इसमें एक अपवाद है, विद्युत धारा। विद्युत धारा है, इसमें स्टार्टिंग में वह आता है, लेकिन ये अदिश में शामिल होता है। ये आपको अलग से यादें करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बाकी क्या आपका दाब, ऊर्जा, कार्य और दाब, ऊर्जा, कार्य, विद्युत धारा। ठीक है, ये सब क्या है? बाकी सब के सब ये वेग, त्वरण, विस्थापन, बल को छोड़कर बाकी जितने भी है जो राशि है वह किस में आती है? अदिश राशि में आती है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि वेग, त्वरण, विस्थापन और बल, वेग, विस्थापन, त्वरण और बल, ये चार किस में आती है? सदिश राशि में आती है। जबकि बाकी जो भी जितनी भी है उसमें ताप, दाब, घनत्व जो भी है ये किस में आती है? जो कि घनत्व है, ताप है,
या फिर कुछ भी है, ये सब आता है अदिश के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा क्या है, सदिश राशि पूछी है, तो दाब किस में है भाई, दाब किस में है, दाब ये रहा, तो ये तो सदिश हो गया, सॉरी अदिश हो गया भाई, दाब अदिश हो गया, तो इसका मतलब कट हो गया भाई, दाब अदिश है, इसका मतलब ये कट हो गया। कार्य किसमें, कार्य ये रहा, तो कार्य भी अदिश है। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा ये रहा, तो ऊर्जा भी एक अदिश है। सदिश कौन है, संवेग एक क्या है, सदिश राशि है। बाकी दाब, कार्य, ऊर्जा सब क्या है, एक अदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, नैनो कण का आकार निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। नैनो कण का आकार कितना होता है, तो एक नैनो कण बराबर, एक नैनो कण बराबर होता है एक नैनोमीटर। एक नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक, एक नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक क्या होता है, एक नैनो कण बराबर, एक नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर कण तक होता है। कौन होता है, एक नैनो कण। ठीक है, एक नैनो कण बराबर होता है 100 नैनोमीटर तक। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, एक एनएम से 100 एनएम तक। ठीक है, एनएम का मतलब नैनोमीटर, एक नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक का आकार क्या कहलाता है, एक नैनो कण कहलाता है। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो अभी आपने पढ़ाया था, जिसमें वह नहीं, जिसमें वह है वह सदिश है, तो वह वाले लिखो। त्वरण, बल, विस्थापन और वेग, ये चार किस में है, ये चार किस में है, सदिश में है, और बाकी किस में है, अदिश में। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, तो जो इसके अलावा जो नहीं है वह अदिश है। भाई बल है, ये तो सदिश है, तो इसको आप सही करो। वेग क्या है, सदिश है, इसको आप सही करो। त्वरण क्या है, सदिश है, इसको आप सही करो। लेकिन दाब क्या है, दाब अदिश राशि है, दाब क्या है, अदिश राशि है। तो आप दाब को क्या करिएगा, ऑप्शन है जो कि आपका बी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सबसे पहला सूत्र यही है भाई, सदिश अदिश वाली भौतिक राशियों में आपको याद रखना है, सदिश और अदिश का अगर अंतर पता करना हो तो वह भौतिक राशि जिसमें दिशा व परिमाण दोनों हो वह क्या कहलाती है, सदिश राशि। और अदिश राशि वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता नहीं हो। जैसे आपका क्या है, आपके विद्युत ऊर्जा है, या फिर घनत्व है, या फिर ताप है, या फिर दाब है, ये सब किस में आते हैं, जिसमें आपके दिशा की आवश्यकता नहीं, ओनली फॉर परिमाण की आवश्यकता होती है। जबकि त्वरण, बल, विस्थापन, वेग ये एक ऐसी जो कि राशि है जिसमें बल और त्वरण व भौतिक राशि जिसमें दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका है भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण होती है। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि ये कौन था, आर्यभट्ट कौन था, बुधगुप्त कौन था, ब्रह्ममित्र कौन था, और जो कि ब्रह्मगुप्त कौन था। तो गुरुत्वाकर्षण जो कि पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होता है, ये न्यूटन से पहले किसने बताया था। तो साथियों अगर बात करें ब्रह्मगुप्त की, तो ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण करती है, सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण कहती है। क्योंकि आर्यभट्ट है जो एक महान गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट है जो कि एक महान गणितज्ञ थे, जो कि बुधगुप्त है जो कि एक सम्राट थे। बुधगुप्त कौन थे, एक सम्राट थे, जबकि
वरामित्र एक खगोलज्ञ थे, जबकि बुधगुप्त ने यह बताया था कि ये न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि जो कि पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण, सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, कथन ए, लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। अगर ये बात रही कूट की, ये आपके ऑप्शन नंबर है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन नंबर है ए, और जैसे इसको आपको सबसे पहले इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किसका अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक होता है, उस किसका कम होता है। तो आप लिख सकते हो लोहे का अपेक्षित घनत्व, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक कम होता है। सॉरी, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे की अपेक्षित घनत्व से कम होता है। यह आपकी पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन, लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। तो आप पता लगा सकते हैं पारे का घनत्व है, पारे का घनत्व है पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, तो यहां से आप पता लगा सकते हैं लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है। क्यों तैरता है? कि उसका घनत्व पारे के घनत्व से कम है। ठीक है, लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से कम है, इसलिए वह तैरता है, किंतु पानी में डूब जाता है। जो क्या है, पानी के घनत्व से पारे का घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए वह जो लोहे का घनत्व ज्यादा होता है, सॉरी, यहाँ लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए क्या है, लोहे का गोला पानी में डूब जाता है। ठीक है, पानी में डूब जाता है। तो ये आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व अधिक होता है, ये नहीं होता। जो कि लोहे का अपेक्षित घनत्व है पारे के अपेक्षित घनत्व से कम होता है। ठीक है, तो कम होता है, इसका मतलब आपका आर क्या हो गया, गलत हो गया, ए क्या हो गया, सही हो गया। अब बात रही चारों में से, यानी इन किसी में से ए को सिलेक्ट करो। ए और आर दोनों सही है, हो सकता है क्या, ए और आर दोनों सही हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, यहां पर अगर बात करें ए और आर दोनों सही है, ये भी आपका गलत है। भाई ये बोल रहा है ए गलत है किंतु आर सही है, लेकिन ए तो हमारा सही है, ये भी गलत है। ये बोल रहा है ए सही है किंतु आर गलत है। भाई ये ए सही है आर गलत है, ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए सही है और आर गलत है। आप पता लगा सकते हैं लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से कम होता है, तभी तो वह पारे पर तैरता है लोहे का जो गोला, या फिर पानी में डूब जाता है। इसका मतलब पानी के घनत्व से उसका घनत्व अधिक होता है लोहे के गोले का, तब वह आप जो के अंदर डूब जाता है। ठीक है, आगे बात करें कि हाइड्रोजन से भरा हुआ एक पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी की सील से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आपाम में कमी आएगी, या फिर गुब्बारा चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा, या फिर गुब्बारे में आपाम में वृद्धि होगी, या फिर गुब्बारे का आपाम व आकार पहले के समान ही रहेगा। तो साथियों यहाँ पर अगर बात करें, एक हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा है, तो साथियों बात करें हाइड्रोजन एक हल्की गैस होने के कारण गुब्बारे को ऊपर की ओर उठाएगी। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएगी तो वायुमंडल का अपेक्षित घनत्व व दाब धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। और एक विशिष्ट ऊंचाई ऐसी आएगी जहां पर क्या है, जो कि वायुमंडल का
जो कि दाब एकदम से कम हो जाएगा, वहां पर जाके गुब्बारा जो कि अपनी गति को धीरे धीरे रोक लेगा और वहां पर क्या एक जगह ऐसी आएगी जहां पर हाइड्रोजन का दबाव है, जो कि हाइड्रोजन का दबाव है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होने के कारण, वायुमंडलीय दाब से अधिक होने के कारण जो कि हमारा गुब्बारा है वह धीरे धीरे वृद्धि जो कि फैलना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या गुब्बारे में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गुब्बारे के आपा में वृद्धि होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि एक विशिष्ट ऊंचाई पर जाते जाते हाइड्रोजन का दबाव है जो कि वायुमंडलीय दबाव से थोड़ा अधिक होने के कारण है, जो कि गुब्बारा है हमारा फैलना शुरू हो जाएगा। तो इसके कारण गुब्बारे के आपा में वृद्धि होगी। ठीक है, यह आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारी पानी वह पानी होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड स्थित रखा जाता है, या फिर जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होता है, या फिर जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, या फिर जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें साथियों, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है वह भारी जल कहलाता है। ठीक है, वह भारी जल कहलाता है। तो चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में आप सभी का सहयोग रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।